अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम अपना आज का जो प्रैक्टिकल है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनालिसिस ऑफ प्लांट एंजाइम्स, इसमें हम जो एंजाइम सेलेक्ट कर चुके हैं दैट इज़ अल्फा अमाइलेज, क्योंकि हमने इस एंजाइम को पहले से आइसोलेट करके रखा हुआ है। वी हैव आइसोलेटेड दिस एंजाइम फ्रॉम प्लांट। अच्छा, अब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ से हम एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं। इसमें जो अमाइलेज की अगर बात करें, हमने इसे सीड्स से, बार्ले सीड्स जो हैं वहाँ से आइसोलेट किया है। सीड से क्यों आइसोलेट करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सीड जो होता है ना उसमें प्लांट जो है वो अपनी खुराक स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च जो है उसके लिए फिर जब सीड जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेटिंग सीड जो है वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्च की मोबिलाइजेशन होती है और एंजाइम अल्फा अमाइलेज सिक्रीट होता है स्टार्च की हाइड्रोलिसिस के लिए, ताकि प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी जनरेट कर सके यूजिंग दैट स्टार्च। तो इसलिए हमने जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं उनसे स्टार्च को आइसोलेट किया है। दूसरी तरफ ये जो मेथड है ये इट इज़ इफेक्टिव फॉर डिटेक्शन ऑफ या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक माइक्रोबियल सोर्सेज। जिसमें आप माइक्रोबियल एंजाइम अगर देखें, अल्फा अमाइलेज अगर उसको भी आपने डिटेक्ट करना है और उसकी क्वांटिफिकेशन करनी है, तो जो मेथड्स मैं यहाँ बता रही हूँ उन्हें आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट क्या होगी एंजाइम्स के लिए। तो क्वालिटेटिव जो है इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी की बेसिस पे हम डिटेक्ट करेंगे डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उनकी कलर चेंज, उनकी जो है स्मेल वगैरह, ठीक है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आती हैं उनकी बेसिस पे हम इसको चेक कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं। इसमें आपके पास जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन येस और नो, यानी कि आपकी प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी है, हाउ मच ऑफ द स्टार्च इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर शेयर की है, आयोडीन टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च इन सैंपल, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट जो है वो डिटरमिन करता है कि आपके सैंपल में स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। ये आपको ये नहीं बताता कि स्टार्च कितनी है। दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट है, इसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ प्ले कर रहे होते हैं। आपको अपने सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एंजाइम जो है वो किस इंडिकेटर के साथ कलर प्रोड्यूस करता है अगर आपने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस करना है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे वैल्यूज़ एंड नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और आपके पास जो आपकी आपका जो एंजाइम आता है या आपकी जो प्रोडक्ट है उसे आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप बता सकते हैं कि इतनी मिलीग्राम्स पर एमएल है या फिर इतने यूनिट्स पर एमएल एंजाइम आपका प्रेजेंट है। तो मिसाल यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस की दी गई है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि कितनी एब्जॉर्बेंस आपके सैंपल की आई है और उसके लिए फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आप एंजाइम की कंसंट्रेशन डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी एंजाइम कंसंट्रेशन है। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट ऐसे होगा। हाँ, इसमें हम एंजाइम एनालिसिस जो है वो इनडायरेक्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि आयोडीन टेस्ट जो अब जब हम परफॉर्म करेंगे तो आयोडीन जो टेस्ट के साथ हमारा जो कलर प्रोड्यूस हुआ हुआ होगा, आयोडीन गिव्स कलर विद स्टार्च। तो आयोडीन स्टार्च के साथ कलर देता है, लेकिन जैसे-जैसे हम उसके अंदर एंजाइम ऐड करते हैं, तो एंजाइम क्या करता है, इट हाइड्रोलाइज़ेज़ दैट स्टार्च। जब एंजाइम स्टार्च को हाइड्रोलाइज़ कर देता है, दैट मीन्स द कलर विल बी डिसअपीयर्ड। कलर जो है वो चला जाएगा और जो सॉल्यूशन होगा वो डिसकलराइज़्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इट इज़ इनडायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च सॉरी एंजाइम। आप रिलेटिविटी देख सकेंगे कि आपका जो सैंपल है उसके अंदर कितना एंजाइम प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा कलर लाइटर होता जाएगा उतना ही आपका एंजाइम, एक्टिव एंजाइम आपकी सस्पेंशन में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्टार्च क्या है।
स्टार्च जो है वो एक आपको पता है नेचुरल पॉलीमर है ग्लूकोज का, और इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिसमें पहला है मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज। अमाइलोज जो है वो 10 टू 25% होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन, दैट इज़ 75 टू 90%। The structure of helical amylose is key to iodine starch reaction। आयोडीन जो है वो स्टार्च का जो है अमाइलोपेक्टिन का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसके साथ आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, अब जो स्प्रिंग है उसकी कॉइल स्प्रिंग है, उसके साथ जब स्ट्रक्चर बना लेगा, लिंक्स बना लेगा, आयनिक लिंक्स होंगे, तो क्या होगा, वो कलर जनरेट करेगा। आयोडीन सोल्यूशन बनाने का तरीका कार ये है कि आयोडीन इज नॉट सोलुबल इन वाटर। तो चूंकि आयोडीन सॉल्युबल नहीं है, इसलिए पोटाशियम ट्राई आयोडाइड सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हम आयोडीन को ऐड करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं, उसका मिक्सचर बनाते हैं। Iodine, it is dissolved in potassium iodide solution. It is then used as reagent in the test. To be more specific, potassium iodide dissociates, and then the iodide ion reacts reversibly with the iodine to yield द ट्राईआयोडाइड आयन। तो उससे क्या होगा, जब आपका पोटेशियम आयोडाइड डिसोसिएट होगा, तो वो आयोडीन आयन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, रिवर्सली अटैच हो जाएगा, रिवर्सिबल कनेक्शन होगा और ट्राई आयोडाइड आयन बना लेगा। अगर इसमें मजीद आयोडाइड आयन्स ऐड हो जाएं तो वो ट्राई की जगह पेंटा आयोडाइड आयन भी बना सकता है। तो हमारे पास आ जाएंगे ट्राई आयोडाइड आयन्स एंड पेंटा आयोडाइड आयन्स, जो कि सोल्यूशन के अंदर कलरलेस कंपोनेंट्स होंगे। जबकि हमारा जो सोल्यूशन होता है, जब आप आयोडीन सोल्यूशन मेकिंग करते हैं, तो उसका कलर आमतौर पे ब्राउन अपीयरेंस देता है। तो ब्राउन कलर इस वजह से होता है क्योंकि आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो वो हमारा जो सोल्यूशन होता है उसको वो ब्राउन अपीयरेंस दे देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कलर जो है वो पेंटा डाई आयोडाइड और ट्राई आयोडाइड का जो कलरलेस जो था ना कंपोनेंट, उसको वो जो है वो उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। देन द स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एज चार्ज। हम ये याद करें कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, and these are transferred between the starch and iodide ions, triiodide or pentaiodide ions. The transfer of charge between the starch and iodide ion, it changes the spacing between energy levels orbits. This change results in the starch iodide complex absorbing light at a different wavelength than any other species aforementioned, resulting in an intense purple color, which we call blue to black purple color. जैसे ही हम the iodine solution it comes in contact with starch, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स, जो कि लाइट अब्जॉर्ब करता है और वो डार्क कलर का होता है। ठीक है, वो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर हम उसे कहते हैं, हालांकि वो इंटेंस पर्पल कलर होता है, बट इट अपीयर्स टू बी ब्लैक और ब्लू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन का, और इसके अंदर आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं आयोडाइड फॉर्म में मौजूद हैं। अमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसमें ग्लूकोज की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपको इस तरह ये ग्लूकोज मोनोमर यूनिट्स हैं, इनका हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली दिस गिव्स द कलर ब्लू। स्टार्च सॉल्यूशन, हमारा जो सबस्ट्रेट होगा जो हम एंजाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन कलर देता है, वो है स्टार्च। स्टार्च सॉल्यूशन मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, we will prepare 1% starch solution by mixing 1 gram of starch in a total volume of 100 ml distilled water। सॉल्यूशन मेकिंग हम बहुत केयरफुली करेंगे, हम 100 ml से एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा इसे आप सेव कर सकते हैं
एक एयर टाइट जार या कंटेनर में और रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, बिकॉज स्टार्च के ऊपर माइक्रोब्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं। तो हम अपने सोल्यूशन को सेव करने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अल्ट्रा प्योर वाटर जो है सोल्यूशन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर मैंने बहुत सिंपली यहाँ पर मेंशन किया है कि आप टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप सैंपल की टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर करेंगे। सैंपल की भी आप 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, स्टैंडर्ड की भी 3 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, और ब्लैंक भी आप ट्रिप्लिकेट में बनाएंगे। जब आप रेप्लिकेशन कर रहे होंगे 3-3 की, तो उसको हम ट्रिप्लिकेट कहते हैं। ठीक है, अब आप सब के अंदर आप आयोडीन सोल्यूशन ऐड कर देंगे। 3 ml आयोडीन सोल्यूशन ऐड करें। उसके अंदर 1 ml स्टार्च सोल्यूशन जो है वो आप सब के अंदर ऐड कर देंगे। लेकिन एक आप जो आपका ब्लैंक होगा उसके अंदर आप स्टार्च सोल्यूशन ऐड नहीं करेंगे, सो दैट यू मे नो द चेंज इन कलर ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन। देन ड्रॉप वाइज आप अपना अमाइलेज 0.5 ml ऐड करेंगे, 0.5 ml ऑफ एंजाइम एक्सट्रैक्ट जो आपने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, और आप ऑब्जर्व करेंगे चेंज इन कलर। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपने जो एंजाइम ऐड किया है उसने आपके सॉल्यूशन को डिसकलराइज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही आप स्टार्च ऐड करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन में, तो कलर डार्क हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर अपना अमाइलेज ऐड करेंगे, तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होगा कि द आयनिक इंटरेक्शंस बिटवीन आयोडाइड आयंस एंड स्टार्च दे विल बी ब्रोकन, जिसकी वजह से जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, कलर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड एंजाइम, अगर आपके पास 1 यूनिट ऑफ योर स्टैंडर्ड एंजाइम इज देयर, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह वो भी कलर चेंज देगा। अब आप विजिबली देखेंगी सारी टेस्ट ट्यूब जो हैं उन्हें आप अपने टेस्ट ट्यूब रैक में रखेंगी, और रखने के बाद आप कलर चेंज को 5 मिनट्स तक अब ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर लिखें कि हमने ये ऑब्जर्व किया है, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, तो हम एक्सपेक्टेड जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो ये होंगे कि ब्लैंक जो है उसके अंदर नो चेंज इन कलर, और जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अंदर चेंज इन कलर, रिडक्शन इन कलर वाज ऑब्जर्व्ड आफ्टर एडिशन ऑफ अल्फा अमाइलेज सॉल्यूशन। और इसी तरह आप स्टैंडर्ड में भी लिखेंगी कि उसके अंदर भी अल्फा अमाइलेज के प्रेजेंस की वजह से कलर जो है वो रिड्यूस हो गया था। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन हमारी स्लाइड जो है वो ये बता रही है कि ब्लैंक ट्यूब विल नॉट शो चेंज इन कलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड सैंपल। Standard test tube, it will show a quick change in color due to starch hydrolysis, और sample भी according to जो sample tubes होंगी उनके अंदर भी according to the presence of alpha amylase जो है वो color change हो जाएगा। Then it comes the results. The isolated enzyme will hydrolyze the starch solution and will decrease the color intensity according to its concentration. The standard enzyme suspension, it will give the standard decrease in color intensity. ठीक है, तो जितना स्टैंडर्ड एंजाइम जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक डिक्रीज करेगा कलर इंटेंसिटी को। द कलर इंटेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड ensemble they may be compared for comparative assessment. आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपैरेटिवली एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा जो कलर चेंज है इज इट गोइंग decreasing according to the standard. The difference of color for blank and sample test tubes, it will very clearly show the presence of isolated amylase enzyme. दूसरा जो मेथड हम एम्प्लॉय करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जो हमने लेबॉर्ट्री में परफॉर्म भी किया है और ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा था। इसमें हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मेकिंग की तरफ जा रहे थे, जो हमने स्टैंडर्ड कर्व बनानी थी हम वो बना रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं आपको याद कराऊं तो यहाँ पर हम जो है हमने इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ा था। आइए हम इसकी क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी को रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने सॉल्यूशंस मेकिंग की थी। तो सबसे पहले जो हमने बनाया था दैट वाज बफर सॉल्यूशन। इट वाज 20 मिलीमोलर सोडियम फॉस्फेट
with 6.7 millimolar sodium chloride of pH 6.9 to 20 at 20 degrees centigrade. Then we prepared a solution containing 2.4 milligram per ml of sodium phosphate monobasic and 0.39 milligram per ml of sodium chloride in ultra pure water. तो हमने जो है वो सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया, सोडियम फॉस्फेट लिया, ठीक है, मोनोबेसिक 0.39 मिलीग्राम पर ml और सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इनको वाटर में मिक्स करके इनकी पीएच एडजस्ट की 6.9 पे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है अल्फा अमाइलेज, इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज 6.9, ठीक है। उसके बाद वी मेड द स्टार्ट सॉल्यूशन, जो हमने ऊपर भी बनाया है वो इसी तरह उसी रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे। वो होगा 1 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। 1% वेट ओवर वॉल्यूम डिस्टिल वाटर में हम बना लेंगे। देन 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम बनाएंगे। और ये हमने इस तरह से बनाया था कि 80 मिलीग्राम पर ml सॉल्यूशन लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली तो यूज नहीं होता, बट इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेट। दिस वाज 5.3 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने इस तरह से बनाया था कि वी प्रिपेयर्ड 1.496 मिलीग्राम पर ml सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सोडियम टार्टरेट tetrahydrate in 2 molar sodium hydroxide solution. Then we dissolved the solids by heating on stir plate with mixing, and we did not heat to boil. 96 millimolar 3,5 dinitrosalicylic acid solution. ये जो DNS सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ये हम इस तरह से बनाएंगे कि हम 21.9 मिलीग्राम DNS डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड लेंगे अल्ट्रा प्योर वाटर के अंदर और इसे डिसॉल्व करेंगे मिक्सिंग के ज़रिए से, और हॉट प्लेट के ऊपर हम लो टेम्परेचर पे से हीट करेंगे, यानी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे, हल्की हीटिंग के साथ जेंटल स्टीयरिंग के साथ हम इसे मिक्स करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ कलर रिएजेंट सॉल्यूशन। कलर रिएजेंट सॉल्यूशन जो होता है आपका, इट कंटेन्स पोटेशियम सोडियम टार्टरेट टेट्राहाइड्रेट और डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड सॉल्यूशन, और इन दोनों को आपने वाटर के अंदर जो है वो आपने मिक्स करना है। एम्बर बोटल्स, ग्लास बोतल भी ले सकते हैं आप, और जो स्क्रू कैप मीडिया बॉटल होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, इसको मिक्स रखने के लिए। आमतौर पे हम डार्क कलर की बॉटल लेते हैं जिसके अंदर हम अपना सॉल्यूशन बना कर रखते हैं, डीएनएस सॉल्यूशन। ये जो वर्किंग सॉल्यूशन होता है, इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास 12 ml ऑफ वार्म 52-70 डिग्री सेंटीग्रेड अल्ट्रा प्योर वाटर जो है वो हम पहले ले लेते हैं। ये हम अपने ऑपरेटर्स जो है उसे पहले अच्छी तरह साफ करेंगे और उससे हम मेजरिंग करेंगे। देन वी विल मिक्स स्लोली एड 8 ml of warm 5.3 molar potassium sodium tartarate tetrahydrate solution ऐड करेंगे। Then we will add 20 ml of warm 96 millimolar 3,5 dinitrosalicylic acid solution। तो इस तरह जो है वो हम अपना कलर रिएजेंट मेक कर लेंगे। याद रहे कि ये कलर रिएजेंट जो होता है इट इज़ लाइट सेंसिटिव, ये लाइट से डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे डार्क बॉटल के अंदर सेव करें। इसका जो सोल्यूशन होता है इट इज स्टेबल फॉर अप टू 6 मंथ एट एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? एम्बिएंट टेम्परेचर जो आपकी लेबोरेटरी का रूम टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। और इसे हम लाइट से बचा कर रखेंगे, और हम सिर्फ उतना ही वॉल्यूम बनाएंगे जितना हमें चाहिए होगा, और हम दोबारा से जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नया वॉल्यूम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म करने हैं, इस जैसे कि कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि आप ज़्यादा वॉल्यूम भी जो है रिएजेंट का बनाकर सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद हम माल्टोज का स्टैंडर्ड बनाएंगे। याद रहे कि ये माल्टोज का टेस्ट जो स्टैंडर्ड है ये हमारे टेस्ट का एक पार्ट है। जैसे हम अपने सैंपल टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर करेंगे
बिल्कुल उसी तरह हम माल्टोज़ की भी टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पर हम लेंगे 0.2% माल्टोज़। We will weigh 2 milligram in 1 ml solution. ओके देन अमाइलेज सैंपल सॉल्यूशन। अमाइलेज का जो हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन है वो हमने आइसोलेट करके रखा हुआ है अमाइलेज को, और हम वी एक्सपेक्ट कि उसकी इतनी यूनिट्स होंगी, क्योंकि इस तरीके कार से अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो देर मस्ट बी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो 0.75 से 1.5 यूनिट्स पर एमएल तक अल्फा अमाइलेज जो है वो आपके पास होगा। अल्ट्रा प्योर वाटर के अंदर आप नहीं इसको करेंगे। अगर आपने जो है वो परचेज किया हुआ है किसी जगह से तो फिर उसे आप बफर के अंदर जो है वो डिसॉल्व करेंगे। बफर में अगर पिछली स्लाइड पर जाऊं तो बफर जो है वो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, सोडियम पोटाशियम फॉस्फेट बफर। ठीक है, तो आपने इसी बफर के अंदर अपने एंजाइम की सस्पेंशन को रखना है। और जो आइसोलेशन भी हमने की है वो भी हम सिंपल जो है ना सॉल्यूशन है उसको भी जब हम रीसस्पेंड करते हैं या अगर हम उसे डाइल्यूट करते हैं तो उसके लिए हम बफर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने प्रेसिपिटेट्स लिए हैं जो हमारे पास आएंगे, उन प्रेसिपिटेट्स को फिर हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करने के लिए हम बफर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर आगे है हमारा प्रोसीजर कि हमने अपने प्रोसेस को किस तरह से परफॉर्म करना है। आइए इस टेबल को देखते हैं। ये टेबल जो है ये बिल्कुल वैसा ही टेबल है जैसे मैं आपको समझाती होती हूँ। इसमें अगर देखें फाइनल एसे कंसंट्रेशन, ये बेटा आपके पास सॉरी ये आपके पास 2 ml रिएक्शन वॉल्यूम होगा, और उसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज उस वक्त होगा जब आप उसके अंदर अल्फा अमाइलेज ऐड करेंगे। जो हमने रिएक्शन मिक्सचर बनाया था, जो आपने मुझे कॉपीज में चेक भी करवाया था, अगर आप वो टेबल भी बना लेती हैं तो दैट इज वेरी गुड। वो बहुत अच्छा टेबल है जो हमने ड्रॉ भी किया था। तो अगर आप यहाँ देखें पाइपट करेंगे हम इन सॉल्यूशंस को, सबसे पहले सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी 3 टेस्ट ट्यूब्स जो हैं उन्हें प्रिपेयर कर लेंगे, ट्रिप्लिकेट में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सैंपल के लिए ही सिर्फ लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ आपके सामने है ब्लैंक। ठीक है, इसको सैंपल ब्लैंक नहीं कहेंगे, इट इज कॉल्ड ब्लैंक ओनली। ठीक है, ब्लैंक जो होगा उसके अंदर आपके पास जो है वो रिएजेंट होगा, कलर रिएजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 ml ऑफ कलर रिएजेंट। कलर रिएजेंट हम सब में डाल देंगे, आपके सैंपल्स में भी डाल देंगे और आपके ब्लैंक में भी डाल देंगे। साथ होगा उसके माइलेज सॉरी स्टार्च सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे 1 ml। 1 ml ऐड करने के बाद ये सब में ही स्टार्च सॉल्यूशन जाएगा। ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स करेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखना है। ये रिएक्शन आप परफॉर्म करेंगे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन उसके बाद आप अपना माइलेज सैंपल डालेंगे। माइलेज सैंपल जो है वो ऐड करने के लिए आप 0.5 ml ऐड करेंगे तीनों में। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट लिखा हुआ है, ये मैंने वेबसाइट से लिया है, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप 0.5 ml ही लें। लेने के बाद आपने देखा है, देख लें आप कि यहाँ पर आपने जो है वो सैंपल जो ऐड करना है वो आप 1 ml ऐड करेंगी, 0.5 ml ऐड करेंगी, लेकिन आप ब्लैंक के अंदर जो है वो सैंपल ऐड नहीं करेंगी। ठीक है, जब आपने अपना कलर रिएजेंट डाला तो आपने सारी टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया, फिर आपने स्टार सॉल्यूशन डाला वो भी सारी टेस्ट ट्यूब्स में डाल दिया। अब जब बारी आती है एंजाइम की तो आप 0.5 ml जो है वो सारी टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे, लेकिन जो आपकी ब्लैंक वाली ट्यूब होगी और जो आपकी स्टैंडर्ड वाली ट्यूब होगी उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, तो डाल के आपने क्या किया, उसको आपने वेट किया, इंक्यूबेट किया 3 मिनट्स के लिए। इंक्यूबेट करने के बाद आप क्या करेंगी, यू विल कवर इट विद कैप, और उसके बाद आप 15 मिनट्स के लिए इसे बॉइलिंग वाटर बाथ के अंदर रख देंगी। बॉइलिंग वाटर बाथ का ये फायदा होगा कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप कलर चेंज जो है वो उसे ऑब्जर्व करेंगी। जब आप उसमें से निकालेंगी तो फिर दोबारा जो है वो आप ऐड करेंगी 0.5 ml ऑफ एंजाइम इन ऑल 3 टेस्ट ट्यूब्स। और उसके बाद क्या होगा, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे
एब्जॉर्बेंस नोट करेंगी एट 540 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप देखेंगी कि एब्जॉर्बेंस जो है वो कितनी आ रही है। अगर एब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा आएगी, जो कि आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप डीएनएस डालते हैं तो बहुत कलर आ जाता है, तो आप क्या करें, आप इसको डाइल्यूट कर लें। ठीक है, आप 10 टाइम्स डाइल्यूट कर लें इसको। 10 टाइम्स सोल्यूशन का तरीकाकार ये है कि जो आपका 1 ml सैंपल लें। ठीक है, 1 ml आप एक टेस्ट ट्यूब में अपना ये जो आपका सैंपल 1 वाली टेस्ट ट्यूब है, इसमें से 1 ml एक नई टेस्ट ट्यूब में लें और उसके अंदर आप 9 ml जो है वो वाटर डालें। तो ये आपके डाइल्यूशन कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो जाएगी। इसको फिर आप क्या करेंगे, अब्जॉर्बेंस इसकी नोट कर लेंगे 540 नैनोमीटर के ऊपर और उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कर्व की प्रिपरेशन। स्टैंडर्ड कर्व की प्रिपरेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप माल्टोज़ का स्टैंडर्ड लें, क्योंकि जो आपका कलर बनता है ना, कलर आता है, वो माल्टोज़ की प्रेजेंस की वजह से आता है। स्टार्च हाइड्रोलिसिस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा माल्टोज़ जो है वो प्रोड्यूस होगा और उतना ही कलर भी प्रोड्यूस होगा। तो माल्टोज़ जो है माल्टोज़ जो है वो आप ले लेंगी स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आप लेंगे और इसमें आप कंसंट्रेशन वेरी करेंगे। माल्टोज़ की कंसंट्रेशन जो है वो आप लेंगे, आप कंसंट्रेशन भी वेरी कर सकते हैं और आप उसका वॉल्यूम भी वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 0.2% वेट ओवर वॉल्यूम माल्टोज़ लिया है, उसकी कंसंट्रेशन आपने बना के रख ली है। अब उसका आप 0.05 ml लेंगे पहली टेस्ट ट्यूब में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में 0.2, फिर अगली में 0.4, फिर 0.6, 0.8 और स्टैंडर्ड एंड में 1 ml आप ले लेंगे। ठीक है, और एंड में जो फाइनल आपका होगा वो उसका हम डिफरेंस ज़्यादा रखेंगे, 1 से 2 पर चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर आप डालेंगे वाटर डालेंगे। वाटर आप देखेंगे कंसंट्रेशन के लिहाज से जो 2 वॉल्यूम है वो आपने मेंटेन रखना है, 2 ml वॉल्यूम जब अल्ट्रा प्योर वाटर आपने डालना है उस वक़्त। ठीक है, तो हम जो 7 वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें 2 ml था उसमें हम कोई नहीं डालेंगे, अल्ट्रा प्योर वाटर नहीं डालेंगे। जो हमारी टेस्ट ट्यूब नंबर 6 है उसके अंदर हम 1 डाल देंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 1 ml वॉल्यूम है। फिर अगली हमारी टेस्ट ट्यूब जो है स्टैंडर्ड नंबर 5 की, उसके अंदर हम 1.2 डालेंगे ताकि हमारा 2 ml वॉल्यूम जो है वो पूरा बन जाए। इसी तरह हम बाकी की टेस्ट ट्यूब्स के अंदर भी अल्ट्रा प्योर वाटर को इस्तेमाल करते हुए 2 ml वॉल्यूम मेक कर लेंगे। ओके, उसके बाद कलर रिएजेंट का एडिशन करेंगे। जब हमने ये कर दिया उसके बाद कलर रिएजेंट हम इतना डालेंगे कि 1 ml कलर रिएजेंट जो है जो हमने 40 ml बनाया था वो इन सब के अंदर हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसको उसी तरह से हीट करेंगे, वाटर बाथ के ऊपर रखेंगे, हीट करेंगे 15 मिनट के लिए और इसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद। लेकिन इसको भी हमें जो है वो अल्ट्रा प्योर वाटर के साथ हम इसको इसका 1 ml लेंगे, हर टेस्ट ट्यूब का 1 ml एक नई टेस्ट ट्यूब में डालेंगे अलग-अलग और उनके अंदर 9 ml वाटर डालेंगे और हम देखेंगे कि हमारा वॉल्यूम 10 ml बन जाएगा और वो हमारा 10 टाइम्स डाइल्यूशन बन जाएगी। उस डाइल्यूशन की जो हम अब्जॉर्बेंस है वो नोट करेंगे 540 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा आ जाएगा। अब इसकी जो अब्जॉर्बेंस आएगी, obviously there will be difference in absorbance for this much concentration and this much concentration। अब्जॉर्बेंस बेटा 0.05 की सबसे कम आएगी, 0.2 की ज़्यादा आएगी, 0.4 की उससे ज़्यादा और इस तरह हमारे पास आ जाएगी। अब जो हमारा हमने देखना है कि जो हमारे टेस्ट सॉल्यूशंस हैं, जो टेस्ट सैंपल हैं, उनकी कितनी अब्जॉर्बेंस आती है। और जब हमने देख ली है तो उसके बाद कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। अब हमने एक्टिविटी को डिटरमिन करना है। तो एक्टिविटी डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे, अब्जॉर्बेंस ली हमने, हर एक की ले ली, ईच स्टैंडर्ड वर्सेस स्टैंडर्ड ब्लैंक। ठीक है, तो जो आपकी स्टैंडर्ड कर्व है वो तो आपने बना ली, वो आप उसके बाद क्या होगा कि आप एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस और साथ स्टैंडर्ड के साथ जो आपने ब्लैंक रन किया था, यहाँ पर एक आप ब्लैंक रन कर रहे थे जिसके अंदर आपने माल्टोज नहीं डाला था। ठीक है, तो उसकी जो अब्जॉर्बेंस है, अब यहाँ पे आप लेंगे एब्जॉर्बेंस स्टैंडर्ड की जो फाइनल चेंज इन अब्जॉर्बेंस है वो आप नोट करेंगे 540 नैनोमीटर स्टैंडर्ड अब्जॉर्बेंस माइनस 540 नैनोमीटर एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड ब्लैंक। तो हर एक की जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जाते हैं ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में ये
एक कैपेसिटी होती है, एक अब तो बहुत मॉडिफ़िकेशंस आ गई हैं कि आप अपना ब्लैंक एक दफ़ा ऐड करते हैं और उसके बाद जैसे-जैसे आप सैंपल पहला सैंपल ऐड करते हैं, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ब्लैंक की जो अब्ज़ॉर्बेंस होती है, उसे ऑटोमैटिकली ज़ीरो करता है और सिर्फ़ आपको आपके सैंपल की अब्ज़ॉर्बेंस दे देता है। ठीक है? इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको बार-बार ब्लैंक इंसर्ट नहीं करना पड़ता और हर एक सैंपल के लिए आपको ब्लैंक की वैल्यू ज़ीरो नहीं करनी पड़ती। एक ही दफ़ा आपकी ब्लैंक की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है और आपके पास जो अब्ज़ॉर्बेंस एट द एंड आती है दैट इज़ डेल्टा 540 नैनोमीटर फॉर स्टैंडर्ड। तो आपको बार-बार ब्लैंक जो वो ज़ीरो नहीं करना पड़ता। इसी तरह आप क्या करेंगे, प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड कर्व बाय प्लॉटिंग द डेल्टा absorbance 540 of the standard versus milligram of maltose using linear regression। तो आपने क्या करना है, आप कर्व बनाएंगे बिटवीन माल्टोस कंसंट्रेशन आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वाई एक्सिस पे आपके पास होगी अब्जॉर्बेंस। जैसे जैसे अब्जॉर्बेंस इंक्रीज होती जाएगी आपके पास डॉट्स जो हैं वो अपर पोर्शन पे जाते चले जाएंगे हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगी कि आपके पास एक लीनियर जो है वो लाइन आ जाती है। अब आप एक्सेल इस्तेमाल करते हुए लीनियर रिग्रेशन के ज़रिए से आर वैल्यू निकाल सकती हैं। आर वैल्यू विल बी द स्टैंडर्ड फैक्टर। आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकती तो आप क्या करेंगी कि आप हम डायरेक्ट भी अपने कंसंट्रेशन जो है उसे डिटरमिन कर सकते हैं कर्व को इस्तेमाल करते हुए। तो आइए अब आगे देखते हैं कि आप अपने सैंपल की अब्ज़ॉर्बेंस किस तरह से लेंगे। सैंपल की अब्ज़ॉर्बेंस भी आपकी इसी तरह आ जाएगी। आपने सैंपल लिया, सैंपल की अब्ज़ॉर्बेंस नोट की, उसमें से आपने ब्लैंक की अब्ज़ॉर्बेंस जो है वो माइनस की दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा अब्ज़ॉर्बेंस एट 540 नैनोमीटर फॉर सैंपल। ठीक है? उसके बाद आपके पास एक फ़ॉर्मूला है। इस फ़ॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप एंजाइम की यूनिट्स निकाल सकते हैं 1 एमएल के लिहाज़ से। सो मिलीग्राम ऑफ माल्टोज़ रिलीज़्ड, ये आपको पता चलेगा जो आपकी कर्व है, ठीक है? कर्व से आपको पता चलेगा। फिर डाइल्यूशन फैक्टर, कितनी डाइल्यूशन आपने की है। मैंने आपको बताया कि हम 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है? 10 टाइम्स जिस तरह से डाइल्यूट किया है वो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया है कि 1 एमएल अपने सैंपल जो फाइनल सैंपल था जिसकी आपने अब्जॉर्बेंस ली थी, उसका 1 एमएल लेकर उसमें 9 एमएल डिस्टिल वाटर डालें तो वो आपका 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो जाएगी। देन आपने क्या किया, नीचे लिखा डिनोमिनेटर में जो चीज़ आएगी दैट इज़ एमएल ऑफ एंजाइम। आपके पास एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी थी? आपने 0.5 एमएल पहले लिया था, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ इस साइड पर, 0.5 एमएल आपने पहले लिया था और 0.5 एमएल आपने उसको 15 मिनट इंक्यूबेशन करने के बाद ऐड किया था। तो आपके पास टोटल जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 1 एमएल। तो आप सब जो है वो अपने एक इमेजिनरी जो कर्व है वो आप ड्रॉ करें सारे। जिसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो बनाकर मेरे साथ शेयर करें।